मुख्यालय जितना बड़ा है उससे दुगना बड़े दूसरे इलाके हैं, भौगोलिक दूरियां काफी हैं। प्रशासनिक दृष्टि से कितना चुनौतीपूर्ण रहता है यहां पर व्यवस्थाओं को देखना? चालू बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और सीमावर्ती जिला होने के कारण और जैसा आप कह रहे हैं दूरी बहुत ज्यादा रहती है मुख्यालय से, चाहे हम कुसमी ब्लॉक के आखिरी गांव की बात करें या बलंगी तरफ, तो दूरी होने से और सीमावर्ती क्षेत्र होने से चुनौतियां हैं, बहुत ज्यादा हैं। भौगोलिक क्षेत्र इतना ज्यादा है, जनसंख्या उस अनुपात में कम है, तो जैसे यहाँ के जो डेवलपमेंट कार्य हैं, क्योंकि पंचायतें भी हमारी बड़ी बड़ी हैं, क्षेत्र ज्यादा है, तो वो अभी भी गैप है बहुत सारा। और दूरस्थ जिला होने से जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी यहाँ आने से बचना चाहते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन फिर भी जो उपलब्ध संसाधन है उसके साथ हम टीम वर्क के रूप में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और समय, क्योंकि बाकी जिलों से ये अलग है और थोड़ा समय लगता है, मुझे साल भर से ज्यादा हो गया है, तो उस तरह का फीलिंग नहीं आती कि नहीं बहुत ज्यादा चुनौती है। समाधान भी जहां चुनौती होती है वहीं निकलते हैं, तो हम उसको कोऑर्डिनेट करके बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये चुनौती से कैसे निपटते हैं? कोई भी योजना आती होगी एक जिले के संदर्भ में, तो वाटर नगर वाले कहते हैं हमारे यहाँ, रामानुजगंज वाले तो पहले से ही तैयार रहते हैं कि सब कुछ हमारे यहाँ, और बलरामपुर में आप बैठे तो लोग कहते होंगे सर अपने यहाँ। कैसे निपटते हैं इससे? नहीं, देखो, सभी की अपेक्षाएं रहती हैं, बड़ा जिला है और मुख्यालय होने के कारण बहुत सारे प्रशासनिक इकाइयां हमारी बलरामपुर में है और कुछ इकाइयां हमारे रामानुजगंज में है। हम तालमेल बैठा के काम कर रहे हैं, ऐसा कोई उस संदर्भ में विशेष समस्या नहीं है। तो यहाँ पे समस्या कौन है? यहाँ के नेता समस्या है, यहाँ के व्यापारी समस्या है? नहीं, कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम की कुछ समस्या है। संसाधनों की मुझे जहां तक काम करने के दौरान ये आता है कि एक तो मानव संसाधन कम है और जो है स्किल्ड संसाधन नहीं है। हमारे अधिकारी कर्मचारी अक्सर यहाँ आने से बचना चाहते हैं और अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं। जब यहाँ आते तभी से वो लगे रहते हैं। बहुत सारे अधिकारी हमारे ज्वाइन भी नहीं करते हैं और जब मजबूरी होता है तब आते हैं यहाँ पे, तो वही ज्यादा चुनौती है, बाकी और कोई संसाधन की चुनौती से जूझते हैं। तो वैभव जी, आपके पास में क्या चुनौती है? सीमावर्ती इलाका है, दो राज्य साथ में जुड़ जाते हैं, लोग बोलते हैं इधर से उधर, उधर से इधर के काम में ही सबसे ज्यादा मजा है, इसलिए यहाँ पे और कोई धंधे की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली बलरामपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो आप देखें कि ऐसा जिला है जहां पर 3 राज्यों की बॉर्डर जो है जुड़ रही है जी। एमपी की है, उत्तर प्रदेश की है और झारखंड जो स्टेट है उसकी भी बॉर्डर जो है यहाँ पर जुड़ती है जी। तो आपको उनके जब बॉर्डरिंग एरियाज को आप विजिट करेंगे तो आपको तीनों टाइप के कल्चर्स दिखेंगे यहाँ पर जी। वहां के लोग जो है उनके कल्चर में, रहन सहन में आपको जो है वो तीनों टाइप के कल्चर्स दिखेंगे। उनकी रिश्तेदारियां होती है दोनों तरफ, कई बार मतलब कि जो है वो रिश्तेदारी उस गांव में होती है, इस गांव में होती है, तो रिश्तेदारी में भी कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। साथ ही साथ उनका जो है उठना बैठना भी, त्योहार मिलन में जा रहे हैं, मरनी करनी में वहां पर जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें रहती है। वहां पर कोई आया हुआ है तो काम करने, कुछ टेम्पररीली इस तरफ आया हुआ है जो मतलब कि इनके घरों में काम कर रहा है, तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो बॉर्डरिंग इलाके की वजह से बनती रहती है। ये है जी। दूसरी चीज ये है कि कुछ ऐसे सुदूर इलाके भी है जो कि अभी भी कनेक्टेड नहीं है, प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं है हमसे। रोड्स का इशू है, वहां पर पहुंचने तक जो है वो हमारी टीम को जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार वहां पर जो है वो नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं, तो फोन पे अगर बात करने का प्रयास करे तो नहीं हो पाता है। कोई अन्य हम लोगों को जो हमारे अंदर के माध्यम होते हैं कम्युनिकेशन का, हमारे जो सेट कम्युनिकेशन रहता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, उसको यूज करते हैं हम लोग। तो कम्युनिकेशन का इशू, कनेक्टिविटी का इशू और जो बॉर्डरिंग स्टेट्स के अंदर जो उनकी रिश्तेदारियां हैं और लोगों का लगातार आवागमन रहता है, वो एक इशू, एक बड़ा चैलेंज जो है वो बलरामपुर के अंदर जो है मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर मेरी पोस्टिंग में यहाँ पर फेस किया है और जिसे मैं यहाँ का एक सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज जो है वो मानता हूँ।
नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज इस पर हमारे को चर्चा करनी है। काम कौन सा बढ़िया लोग यहाँ का मानते हैं? कोयले का काम बढ़िया मानते हैं, रेत का काम बढ़िया मानते हैं, या डीजल का काम बढ़िया मानते हैं? मेरे एट माय पर्सपेक्टिव पुलिस एंड से कोई भी काम ऐसा करने के लिए लोग जो है वो स्वतंत्र है अपने काम करने के लिए। अगर नियमानुसार करते हैं तो किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। अगर नियमानुसार नहीं कर रहे तो सारे अगर काम गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो नियम अनुसार ना करने वाले काम में पहली लिस्ट में आपको कौन दिखाई दिए? नियम अनुसार ना करने वाले में तो मुझे सारे काम दिखाई देते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो चाहे कोयला हो, रेत हो, या किसी अन्य प्रकार का कोई मिनरल्स का इशू हो, बॉक्साइट का हो, या कुछ भी हो, चाहे फिर क्राइम कर रहे हैं नियमानुसार, मतलब नियम ना पालन करते हुए क्राइम्स कर दे रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए जो है वो तो इन्हें रोकना कितना बड़ा चुनौती रहता है आपके लिए? या Definitely लोगों ने ये काम धंधे छोड़ दिए? नॉट जस्ट कोयला कहूंगा मैं, बलरामपुर जिले को आप देखेंगे तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ एरियाज जो है वो ग्रामीण अंचल पड़ जाता है। बहुत से ऐसे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कनेक्टिविटी के इश्यूज है, उन एरियाज को भी ये लोग जो है वो आइडेंटिफाई करके उन एरियाज को भी यूज करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो कोयला तस्कर हो, चाहे रेत तस्कर हो, चाहे बॉक्साइट तस्कर हो, या किसी भी प्रकार का तस्कर हो, या इवन इफ कोई अगर मादक पदार्थ का अगर मतलब कि जो है वो यहाँ पर परिवहन करवाना चाहता है तो वैसे एरियाज का यूज करता है। हमारी नजर उन्हीं एरियाज के अंदर रहती है और जब जब हम लोगों को इसकी सूचना मिलती है तो कार्रवाई होती है। तो संसाधनों की कमी से आप भी उतने ही जूझ रहे जितने कलेक्टर साहब? डेफिनेटली संसाधन जो है वो एक चैलेंज है यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक्स को लेकर और बल को लेकर और अन्य तरीके से, वो चीज डेफिनेटली हमेशा फील करते हैं। लेकिन समय समय पर हम लोग हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस संदर्भ में जो है वो बताते रहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस है और जितना यथासंभव हो सकता है वो हेल्प भी करते हैं, और जितना यथासंभव हो सकता है हम भी हमारे जिले के अंदर स्टाफ का रेशनिंग करके जहां पर ज्यादा आवश्यकता है वहां पर ज्यादा स्टाफ को देकर, अन्य जगह जहां पर कम स्टाफ की आवश्यकता है वहां पर करके हम लोग जो है वो पूरे प्रशासन को और पुलिस को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। तो मैं कलेक्टर साहब आपके पास वापस आता हूं। दो मूलभूत विषयों पर आपसे बात करनी है, एक शिक्षा पर, एक स्वास्थ्य पर। लोगों की शिकायत है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पर वो अपना आकार नहीं ले पाया, स्कूल हैं, आप तो खुद ही मैन पावर के संकट से जूझ रहे हैं, तो स्कूल तो और भी ज्यादा जूझ रहे होंगे। कैसे निपट रहे इस चुनौती से एक कलेक्टर के तौर पर? देखिए, आपने जैसा बताया, पूर्ववक्ताओं ने बताया होगा, हॉस्पिटल में रिसोर्सेज का कमी है, लेकिन मेरे ज्वाइन करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता वहां पे हुई है। हमने डीएमएफ से भी डॉक्टर रखे हैं और नर्स भी रखे हैं। तो जो पद हैं हेल्थ के उनको भरने का प्रयास किया है। शिक्षा में भी जैसा आप बता रहे हैं, हमने विषय अध्यापक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी है उनको प्राथमिकता में रखते हुए हमारे हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी में डीएमएफ से उनको रखा है। और जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग ने उसका भी परमिशन दिया तो उसका भी भर्ती किया गया है। आत्मानंद स्कूलों में भी संविदा से जो स्वीकृति मिला था भर्ती किया है। तो हम जो पद हैं जिसको हम भर सकते हैं, जिसके हमारे पास रिसोर्स है, उनको हमने भरा भी है। लेकिन अभी भी पद रिक्त हैं। कुछ क्रिटिकल जो केयर है हमारे यहाँ, हॉस्पिटल के बारे में हम बात करें तो उसमें बिल्डिंग हमारी बन रही है, कुछ विशेषज्ञ हमको नहीं मिल पा रहे हैं जी। हमारे पास फंड होते हुए भी नहीं आ पा रहे। हम प्रयास कर रहे हैं, तो उनके आने से और हमारा हॉस्पिटल बेहतर हो पाएगा। यहाँ भी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक है, फंक्शनल है। मिनिमम जो रिसोर्स हमारे पास है वो मिनिमम हमने हर स्वास्थ्य केंद्र पे, सब सेंटर में, पीएचसी में उपलब्ध कराया है। पीएचसी में आरएमओ कम से कम है हमारे पास, और कुछ जगह एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। एक आपने उल्लेख किया डीएमएफ को लेकर। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ बहुत डराता है अधिकारियों को। आप कैसे छू रहे हैं डीएमएफ को? नहीं, देखो, डीएमएफ यहाँ के लोगों की जरूरत के हिसाब से, और खासकर जैसे हम बात की अभी एचआर को लिख के, उसमें कोई इशू नहीं है जी। और बहुत जरूरी है जो प्रभावित क्षेत्र है, अभी
शासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि केवल प्रभावित क्षेत्र में काम कर पाएंगे, तो उसको लेके थोड़ी दुविधा होती है कि नहीं, जरूरत हमको दूसरे जगह है लेकिन वहां हम डीएमएफ में काम नहीं दे पा रहे हैं। तो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम प्राथमिकता निर्धारित करके कर रहे हैं और इसमें डर जैसी बात नहीं है। नियम कायदे से उसमें काम करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं कि जो काम हमने सैंक्शन किया प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और विषय जो यहाँ पर बातचीत में निकल कर आया वो सड़कों की स्थिति को लेकर आया। आपके भी संज्ञान में आया होगा और आप तो दौरे कर दो तो सबसे ज्यादा परेशानी से तो आप ही गुजरते होंगे। सड़कों को लेकर क्या चुनौती है कटारा साहब यहाँ? सड़कों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। हमारा जो एनएच है उसको बनने में विलंब हुआ है, लेकिन उसको हमने अक्टूबर में शुरू करा दिया और अभी अर्थवर्क हो रहा है। काफी कुछ बारिश तक हम उसको चलने लायक बनाने की स्थिति में यहाँ से अंबिकापुर तक गाड़ी हमारी रुके नहीं, बारिश में कटे नहीं रास्ता, ये हमारा प्रयास है। अंदरूनी क्षेत्रों में भी कुछ हमारे स्टेट हाईवे के बड़े प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, जैसे हमारा कंट्री घाट है, कोरंधा रोड है, सामरी कुसमी लगभग पूरा हो गया है और बाईपास हमारा जो वाड्रफनगर का है वो भी कंप्लीशन की ओर है। तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नए स्वीकृति भी बहुत सारी आई है अंदरूनी क्षेत्र में, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में बात किया कि भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा है, बहुत फैला हुआ क्षेत्र है। तो अभी भी अंदरूनी क्षेत्रों में जैसे अभी नक्सल बैक हुआ है, हमारा चुनचुना पुदा क्षेत्र है, तो वहां पीएमजीएसवाई की सड़कें कुछ स्वीकृत हैं, वो प्रगति पे हैं, लेकिन अभी और स्वीकृति का वहां आवश्यकता भी है और उसकी हमने शासन को भी भेजा हुआ है प्राथमिकता में कि और स्वीकृत हो जाए। अच्छा, मंत्री जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, सामने ही बैठे हुए हैं, जी। बहुत बड़े नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े लंबे समय से मंत्री हैं। ऐसे मंत्री के साथ काम करने में सहूलियत रहती है या दिक्कत रहती है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। मंत्री जी का मार्गदर्शन समय समय पे मिलता रहता है और अच्छे से गाइड। तो फायदा क्या मिलता है कटारा साहब कि राम विचार जी के इलाके के आप कलेक्टर हैं, तो रायपुर में कुछ धमक वमक आपकी रहती है कि नहीं रहती है? काम वाम जल्दी होते हैं? बिल्कुल, कोई काम रुकता है तो हम सीधे भी बात कर लेते हैं, हम मंत्री जी को बताएंगे ये काम हमारा स्वीकृत नहीं हुआ तो, और हम बता भी देते हैं, मंत्री जी भी प्रयास करके, और हमारा काम इजी हो जाता है। मंत्री जी के होने से बहुत सारे स्वीकृतियां हमें मिली हैं, बहुत सारे शासन से अनुमतियां मिली हैं, तो काम करना ज्यादा सहज हुआ है, ये कह सकता हूँ। तो इस सहूलियत के साथ में कटारा साहब हैं, वो ये बता रहे हैं। पर एसपी साहब, जिस बात से कलेक्टर साहब को फायदा होता है उससे आपको कितनी परेशानी जाती है? कभी भी मुझे परेशानी नहीं हुई है, थैंकफुली। जिनको आप पकड़ते होगे मंत्री जी या भाजपा के लोगों के फोन वोन नहीं आते आपके पास? कभी कभार जो है वो मतलब कि कुछ सिचुएशंस में होता है, लेकिन एक ही एक लाइन रहता है कि जो नियम में है उस तरीके से होगा, जो कानूनी है वो चीज होगा और जो कानूनी होगा उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और मैं इस मतलब के मंच के माध्यम से मैं एक और बहुत ही अच्छी चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि वी हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और वन विभाग, जो तीनों मतलब के बोलते हैं कि यहाँ के नींव है। यहाँ पर चूंकि वन अंचल भी आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा वन विभाग का काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर एरिया है, तो उसके भी वन के रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, क्राइम्स होते हैं या अन्य भी चीजें जो रहती है, तो वो चीजें भी हमारे सामने निरंतर आती रहती है। लेकिन हम लोग बात करते हैं, मेरी कलेक्टर सर से निरंतर एवरीडे बात होती है और डीएफओ सर से भी एवरीडे बात होती है, और हम लोग कोई भी अगर ऐसा कोई इशू रहता है जो अन्य डिपार्टमेंट्स को भी अगर टच कर रहा हो या डील कर रहा हो, तो उसको बैठ के हम लोग जो है वो बातचीत करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। नहीं, आप लोग तो बातचीत कर ले, तो बाद में नेता लोग परेशान तो नहीं करते? नहीं, ऐसी परेशानी जाती है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आई हुई है मुझे, और हमेशा वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू स्टे इन दी रूल्स, और सभी ने मतलब कि यहाँ पर सहयोग किया है, जो भी है, चाहे वो जनता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी अन्य हो, रूल्स के से हटके जो है वो कोई व्यक्ति बताता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि नियमानुसार जो हो वो सर देख लीजिएगा, और हम लोग नियमानुसार जो रहता है उसी को देखते हैं, उसके अलावा नहीं। जब ऐसा बॉक्साइड जैसा प्रकरण आता है या अफीम जैसा प्रकरण आता है तो आपको कितनी परेशानी जाती है? नियमानुसार कार्रवाई हुई, कोई परेशानी नहीं हुई उसके अंदर। पर आपकी कार्रवाई से जिनको परेशानी हुई उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हमारी विवेचना चल रही है और हमारी जो है वो आगे जो फाइनली हम लोग जो चार्जशीट पेश करेंगे उसके अंदर किसी का भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस या कोई चीज हम लोग देख नहीं रहे हैं, और जो भी नियम से है वो नियम कानून से चल रहा है सर। तो बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ में ही है कि कहीं और स्टेट में है? मैं तो छत्तीसगढ़ में ही मानता हूँ, और मैं यहाँ पर तो यहाँ के नेता दबाव क्यों नहीं बनाते? डेफिनेटली देखिए, कोई भी एक सिचुएशन होती है जब किसी से बात करते हैं
तो एक होता है कि आप वो रूल्स को एक्सप्लेन जी। करें, आप वो नियम को एक्सप्लेन करें। कोई व्यक्ति अगर नहीं समझ पा रहा है, चाहे वो सामान्य जनता हो, चाहे वो मतलब कि कहीं से भी हो, लेकिन जब आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सभी उसको समझते हैं, सभी उसको जानते हैं और उसी के अनुरूप, उसी के दायरे में काम होता है। वैसा वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, जनता भी एक्सपेक्ट करती है, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं और हमारे जो नीचे के अधीनस्थ जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए अब आखिरी बातचीत करते हैं कलेक्टर साहब आपसे, जो आपने उल्लेख किया वन के संदर्भ में। बलरामपुर में जंगल की कटाई को लेकर भी समय समय पर विषय बनते हैं, तो इस पर किस तरीके से आप रणनीति पे काम कर रहे हैं? अभी भी जंगल कटाई आपके लिए एक चुनौती है या इस पे सुरक्षा हो गई है? देखिए, पूरी तरह बंद हो गया है या सुरक्षित हो गया है ये नहीं कह सकते हम, लेकिन कंट्रोल पूरा है। हमारा वन का अमला, राजस्व का अमला, पुलिस का अमला सब मिल के कार्रवाई कर रहे हैं और कमी आई है वन के शरण में, कटाई में, और वृक्षारोपण भी बढ़ रहा है, लेकिन वृक्षारोपण से उस तरह से जंगल नहीं बढ़ते। तो हम समझाइश लोगों के बीच में जाके ये देते हैं कि जो वन है उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक आखिरी सवाल पे आता हूं, लोगों की सहभागिता प्रशासन में कितनी है? जैसे सीमावर्ती जिला है, एसपी साहब ने भी बताया कि 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो ऐसे में प्रशासन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है लोगों का साथ लेना। लोगों का साथ मिलता है या लोग समस्या ही बने रहते हैं? नहीं, देखिए, लोगों का बहुत सहयोग मिलता है फील्ड में। जैसे पर्टिकुलर एक हमारा धान के समय की बात करें तो हमको सारी जानकारियां पब्लिक से, हमारे लोग थे जो बॉर्डर क्षेत्र में, उनसे मिलती थी कि गाड़ी कब आ रही है, कौन से रास्ते से आ रही है, आपने ये रास्ता खोद दिया तब दूसरा रास्ता बना लिए, वो भी बताते। तो मतलब हर काम में हमको जनता की भागीदारी, यहाँ पे जनता बहुत ही सहयोगी है और यहाँ के जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, नेता, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सहयोग करते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। और जैसा अपने मंत्री जी के लिए भी बात की, अभी बात हो रही थी, तो नियम कायदे से बाहर काम करने के लिए कहीं से दबाव नहीं आता है। सभी का सहयोग हमें मिलता है, सभी की अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन जब बताते हैं ये काम हो सकता है और ये नहीं हो सकता, तो उससे ऊपर फिर बात नहीं आती है। तो कुल मिलाकर कलेक्टर साहब का कहना है कि यहाँ के लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए इस चुनौतीपूर्ण जिले में काम करना संभव हो पा रहा है। राजनेताओं के स्तर पर भी अगर उन्हें नियम कायदे कानून बता दें तो फिर दबाव की स्थितियां नहीं रहती हैं। पर एक चुनौती के संदर्भ में उनका कहना है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का संकट है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों को यहाँ पदस्थ किया जाता है वो यहाँ पर रहने से बचने की कोशिश करते हैं। तय बात है, इसका कारण सुविधाओं का अभाव है। तो अब हम रामविचार जी के साथ बैठेंगे तो उनसे ही समझेंगे कि इस जिले को रहने योग्य बनाने के संदर्भ में उनकी क्या कार्य योजना है। पर उससे पहले आप दोनों महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खुलकर बातचीत करने के लिए और उन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए जो आम जनता के जहन में रहते हैं। चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के लिए, और शैलेश जी से आग्रह करूंगा आगे की कार्रवाई के लिए।